जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विशाल इन्फो हब पे। क्या आप भी सफलता हासिल करना चाहते हैं? तो आज से ही यूपीपीएससी के हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर एग्जाम्स के लिए मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट, जो डेली सुबह 11 बजे से ये क्लास शुरू हो जाती है। इस क्लास में हमने यूपीपीएससी के नवीनतम एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सभी प्रश्नों को तैयार किया है, जहां से आपके सभी प्रश्नों को फुल डिटेल में सिखाया और समझाया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन प्रैक्टिस टेस्ट को आप लगाइए और अपने लिए एक सफलता हासिल कर लीजिए। तो सरस्वती माता जी के आशीर्वाद के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे आ गया है पहला क्वेश्चन, तो आप लोग फटाफट क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो सबसे प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, काफ़ी इजी भी है। आगे आपको हार्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पशु है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है भारतीय हाथी, भारतीय चीता, काला हिरण, दलदली हिरण। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु द राइट आंसर इज दलदली हिरण। दलदली हिरण को हम लोग बारहसिंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बारहसिंगा भी कहते हैं। चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बाकी। बारहसिंगा जो है दलदली हिरण, इसे उत्तर प्रदेश का राज्य पशु माना जाता है। यह मुख्य रूप से दुधवा नेशनल पार्क जैसे तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये बारहसिंगा कहाँ पाया जाता है? दुधवा नेशनल पार्क में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये हमारे उत्तर प्रदेश का क्या है? राजकीय पशु है, ये भी बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि अन्य राज्य प्रतीक क्या क्या है। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी इसे सारस कहा जाता है, और उसका अन्य नाम क्या है? वो है क्रेन। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि क्रेन दिया रहेगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए दोनों बातों को आप याद रखिएगा कि सारस को ही क्रेन कहा जाता है। और ये हमारे उत्तर प्रदेश का क्या है? राजकीय पक्षी है। बाकी देखते हैं राज के वृक्ष। तो राज के वृक्ष का नाम क्या है? अशोक। क्या नाम है? अशोक। और राज के पुष्प की बात करें तो राज के पुष्प का नाम है पलाश, जिसे टेसु कहा जाता है। पलाश और टेसु दोनों एक ही नाम है, याद रखिएगा। ये हमारे उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली की। तो राजकीय मछली उत्तर प्रदेश का क्या नाम है? उसका नाम है चितला। क्या नाम है? चितला। आइए चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश इज ए ब्रॉडेड बाय विच इंडिया स्टेट इन द वेस्ट। उत्तर प्रदेश की सीमा पश्चिम में किस भारतीय राज्य से लगती है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो आपके पश्चिम से, यानी आपके वेस्ट एरिया में कौन सा राज्य लगता है। तो आपके ऑप्शन है हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में से कौन सा राज्य लगता है? तो आपके आंसर हो जाएंगे हरियाणा। द राइट आंसर इज हरियाणा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की साथ कौन सी राज्य जो है वो सीमा बनाती हैं। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम से सीमा बनाने वाले राज्य जो हैं वो है हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं आपके पश्चिम में? हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया और राजस्थान। ये तीनों क्या है? हमारे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी सीमा में स्थित हैं। ठीक है, यानी हमारे उत्तर प्रदेश के पश्चिम से ये सीमा बनाती हैं। अन्य दिशाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो उत्तराखंड और नेपाल क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। पूर्व में बिहार और झारखंड स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो वह है बिहार और झारखंड। बात करते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। बाकी बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा, तो सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ है। ठीक है, और सबसे छोटी सीमा की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो ये सारे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सारे राज्य हैं, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन से हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज। उत्तर प्रदेश की जलवायु है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। आपके ऑप्शन है टुंड्रा, शुष्क रेगिस्तान, समशीतोष्ण महाद्वीपीय या उष्ण कटिबंधीय मानसून। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून है। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसून। ठीक है, आइए इसकी डिटेल समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करें तो जलवायु का प्रकार है, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसून के टाइप की जलवायु होती है। वर्षा का वितरण, तो वर्षा राज्य में अधिकांश वर्षा, उत्तर प्रदेश राज्य में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के माध्यम से होती है। तराई क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिम की ओर जाने वाली कम होती है। ठीक है, तराई क्षेत्र में हमारे उत्तर प्रदेश में अधिक वर्षा होती है, और कम पूछेगा किधर होती है तो पश्चिम की ओर जाने वाली राज्यों में अधिक बारिश होती है। ऋतुओं की बात करें, यानी हमारे उत्तर प्रदेश की जो ऋतु है उनकी बात करें तो ये प्रमुख 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? ग्रीष्म जो कि मार्च और जून तक रहता है, वर्षा जो जून और सितंबर तक रहता है, और शीत यानी ठंड का मौसम जो अक्टूबर और फरवरी तक रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4,
As per the Indian State of Forest Report 2023, which of the following district in Uttar Pradesh had forest over more than 20% of their total area? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में उनके कुल क्षेत्रफल के 20% से अधिक पर वन है, आपको बताने हैं। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं 1 और 2, यानी आपके ऑप्शन है बहराइच, चंदौली और श्रावस्ती। इनमें से आपको बताना है कि कितने परसेंट कुल क्षेत्रफल में आपके 20% अधिक वन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 2 और 3। क्या हो जाएगा? 2 और 3। बी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के वन आवरण की बात करें तो नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के चंदौली और श्रावस्ती जिलों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 20% अधिक हिस्सा वनों से ढका हुआ है। कितना परसेंट? तो 20% से ढका हुआ है। कहाँ का? तो चंदौली और श्रावस्ती जिले जो हैं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 20% अधिक हिस्सों में वन ढका हुआ है। यानी बाकी जगहों पे तो केवल कम है, लेकिन 20% अधिक है यहाँ पे चंदौली और श्रावस्ती में। बहराइच की बात करें तो इस जिले में भी वन क्षेत्र काफ़ी है, लेकिन प्रतिशत के मामले में यहाँ इन दोनों से थोड़ा पीछे है। ठीक है, बहराइच में भी अगर परसेंट के बारे में पूछें तो सबसे ज़्यादा वन यहाँ पर भी है, लेकिन चंदौली और श्रावस्ती से कम है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा ना प्रतिशत के मामले में इन दोनों में थोड़ा सा पीछे है, बहराइच में थोड़ा सा कम है, बाकी इन दोनों में तो आपको पता ही है कि ज़्यादा है। सर्वाधिक वन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। किस जिले में? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, द रामसर साइट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थल है, आपको बताने हैं। द ऑप्शन इज सिरपुर आर्द्रभूमि, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य या सांख्य आर्द्रभूमि। तो उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थल क्या हो जाएगा? द राइट आंसर इज सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश रामसर स्थल बनाया गया है। चलिए जान लेते हैं इसकी डिटेल्स। तो सुर सरोवर इसे कीटम झील के नाम से जाना जाता है और ये आगरा जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? आगरा जिले में स्थित है। इसे 2020 में रामसर स्थल घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अन्य विकल्प की बात करें तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है, सिरपुर और सांख्य आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं राम साइट क्या है। तो रामसर साइट ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां होती हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, लंगड़ा इज फेमस वैरायटी ऑफ विच फ्रूट ग्रो इन उत्तर प्रदेश। लंगड़ा उत्तर प्रदेश में उगाए जाने वाले किस फल के लिए प्रसिद्ध किस्म है, आपको बताना है। द ऑप्शन इज आम, केला, लीची, सेब। तो लंगड़ा उत्तर प्रदेश में उगाए जाने वाले किस फल की प्रसिद्ध किस्म है? द राइट आंसर इज आम, मैंगो इज द राइट आंसर। लंगड़ा आम की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश विशेषकर वाराणसी क्षेत्र की एक अत्यंत प्रसिद्ध आम की किस्म है। अन्य किस्मों की बात करें तो उत्तर प्रदेश अपनी आम की अन्य किस्मों जैसे दशहरी, चौसा और रटौल के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आमों के किस्म है, ये याद रखिएगा। निर्यात क्षेत्र की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और लखनऊ को उत्तर प्रदेश की प्रमुख आम निर्यात हब के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है, जहां एक तरफ आपको बांध दिए गए हैं और दूसरी तरफ जिला। आपको बताना है कि कौन सा बांध किस जिले में है। अधवा बांध, देवरी बांध, केवलारी बांध, पहाड़ी बांध। आपके जिला दिए गए हैं इधर झांसी, मिर्जापुर, महोबा और सोनभद्र। आपको मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसे मैच कराते हैं। तो इसका ए यानी अधवा का दे रखा है महोबा। अधवा कहाँ पे है बांध? अधवा बांध है महोबा में। किस जगह पे? महोबा में। और बात करते हैं देवरी बांध की, तो देवरी बांध आपका है सोनभद्र में। किस जगह पे? तो ये हो जाएगा सोनभद्र में। बात करते हैं केवलारी बांध की, तो केवलारी बांध है मिर्जापुर में। किस जगह पे? मिर्जापुर में। पहाड़ी बांध, तो पहाड़ी बांध हो जाएगा हमारा झांसी में। अधवा बांध ये मिर्जापुर जिले में अधवा नदी पर स्थित है। देवरी बांध ये सोनभद्र जिले में स्थित है और केवलारी बांध ये महोबा जिले में स्थित है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। पहाड़ी बांध ये झांसी जिले में धसान नदी पर स्थित है। ये भी किस नदी पर स्थित है? ये भी सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही मैच नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर मिर्जापुर, ग्रीन पार्क कानपुर, बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट गौतम बुद्ध नगर, ध्यानचंद स्ट्रोटफ स्टेडियम लखनऊ। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये नहीं वाले प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए ग्रीन पार्क कानपुर, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ग्रीन पार्क कहाँ पे है? कानपुर में है। और बात करते हैं क्वेश्चन सी, तो बुद्ध आंसर सी ऑप्शन का, तो बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट जो गौतम बुद्ध नगर में है, ये भी बिल्कुल सही है। ध्यानचंद स्ट्रोटफ स्टेडियम लखनऊ, ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि हमको यहाँ पे गलत बताना था, तो शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर मिर्जापुर, ये आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो हमको गलत बताना था, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्यों गलत हुआ है। देखिए शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है ये मिर्जापुर में नहीं है, बल्कि ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना था। आइए जान लेते हैं ग्रीन पार्क, यह कानपुर का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, यह भारत का एकमात्र फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक है जो नोएडा में स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम, तो ध्यानचंद स्टेडियम ये लखनऊ में स्थित है और हॉकी के लिए ही काफी एक प्रमुख स्टेडियम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करते चलिए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सीबीडी, आपको बताना है कि सीबीडी का मुख्यालय कहाँ पे है। आपके ऑप्शन है अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली या मुंबई। द राइट आंसर इज लखनऊ। सीबीडी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। सीबीडी जिसका पूरा नाम क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी, ठीक है ना, 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, मतलब इस बैंक को स्थापित करने का टारगेट क्या था? इसका उद्देश्य था कि ये बैंक सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योग यानी एमएसएमई को ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली ये प्रमुख संस्था है। ये भी बातें याद रखिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। व्हेन वाज द फर्स्ट मिनरल पॉलिसी अनाउंस्ड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 29 दिसंबर 1998, 29 दिसंबर 1997 या 29 दिसंबर 1996 और आपकी लास्ट ऑप्शन है 29 दिसंबर 1999। देखिए मंथ और डेट तो इसमें लगभग सबके सेम दिए गए हुए हैं, आपको बस ईयर्स को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 दिसंबर 1998 को उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति की घोषणा कर दी गई थी। तो उत्तर प्रदेश में खनिज नीति 29 दिसंबर 1998 को पहली बार ये नीति की घोषणा की गई थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस नीति के तहत खनिजों के दोहन और विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था। खनिज क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 12 जिले मुख्यतः बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में खनिज बहुत घोषित किए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर हैज इंडियंस फर्स्ट मल्टी मॉडल टर्मिनल बीन बिल्ट, भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो आपके ऑप्शन है आगरा, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज। तो भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है हमारे वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारत का पहला मॉडल टर्मिनल बनाया गया है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो मल्टी मॉडल टर्मिनल यह वाराणसी के रामनगर में गंगा नदी पर बनाया गया है। परियोजना यह जल मार्ग विकास परियोजना के तहत राष्ट्रीय जल मार्ग NW1 पर विकसित किया गया पहला टर्मिनल है। इसका महत्व क्या है और इसके उद्देश्य? जल परिवहन के माध्यम से बड़े कार्गो जहाजों की आवाजाही को सुगम बनाना इसका उद्देश्य था। यानी मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्देश्य क्या था कि जो बड़े कार्गो जहाज होते हैं उनका आवाजाही को सुगम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, referring to Rani of Jhansi who said, "Here lay the woman who was the only man among the rebels." झांसी की रानी का उल्लेख करते हुए किसने यह पंक्ति कही? यहाँ वह महिला लेटी है जो विद्रोहियों में एकमात्र पुरुष थी। तो ये पंक्ति किसने कहा था आपको बताने हैं। आपके ऑप्शन है सर हुई रोज, जॉन निकोलस, कोलिन कैंपबेल या कर्नल नील। तो
यह वह महिला लेटी है जो विद्रोहियों में एकमात्र पुरुष थी। यह पंक्ति किसने लिखा था, आपको बताना है। तो इस पंक्ति का उल्लेख करने वाले थे सर हुई रोज। सर हुई रोज जो थे उन्होंने ही इस पंक्ति का उल्लेख किया था झांसी रानी के बारे में कि यह वह महिला लेटी है जो विद्रोह में एकमात्र पुरुष थी, विद्रोहियों में एकमात्र पुरुष थी। ठीक है, इसके ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज जनरल सर ह्यू रोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी को देखकर यह प्रसिद्ध कथन कहा था। यह युद्ध ग्वालियर की लड़ाई में वीर गति प्राप्त करने के बाद उनकी समाधि पर ह्यू रोज ने उन्हें विद्रोही नेताओं में सबसे बहादुर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रसिया गीत इज अ रीजनल सॉन्ग ऑफ विच स्टेट। आपको बताना है कि रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो रसिया गीत जो है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का ये क्या है, गीत है। ठीक है, क्षेत्रीय गीत है। कौन सा गीत है, तो क्षेत्रीय गीत है, ये भी याद रखिएगा। आपके आंसर इज उत्तर प्रदेश राइट हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आइए जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगीत के बारे में। तो रसिया जो है वो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र जैसे कि मथुरा, वृंदावन, आगरा का प्रमुख लोकगीत है। विषय वस्तु क्या है, तो ये मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम और उनकी लीलाओं पर आधारित होता है। गायन शैली की बात करें तो इसकी गायन शैली यानी रसिया जो है उसकी गायन शैली क्या होती है, यह होली के त्योहार के दौरान विशेष रूप से गाया जाता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि होली बहुत जल्दी आने वाला है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में रसिया गीत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मैच द फॉलोइंग के, आपको मैच कराने हैं। यहाँ पे दिए गए हैं अमृत बाजार पत्रिका और लीडर, टाइम्स ऑफ इंडिया और प्रभा, और आपके सामने दिए गए हैं इलाहाबाद, कलकत्ता, मुंबई और कानपुर। तो मैच कराना है आपको, न्यूज़पेपर्स हैं, तो इन सारे न्यूज़पेपर का मैच क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए मैच कराते हैं। तो ए यानी अमृत बाजार पत्रिका, इसका क्या हो जाएगा, इलाहाबाद। क्या हो जाएगा, इलाहाबाद। नेक्स्ट है लीडर, तो लीडर का हो जाएगा कलकत्ता। टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का मुंबई। प्रभा, तो प्रभा न्यूज़पेपर कानपुर। ये आपके मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा कलकत्ता, जिसे आप कोलकाता कहा जाता है, से शुरू किया गया था। ठीक है, बात करते हैं लीडर पत्रिका की, तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा इलाहाबाद से प्रकाशित किया गया था। और इलाहाबाद को अब क्या नाम हो गया है, प्रयागराज हो गया है। क्या नाम हो गया है, प्रयागराज हो गया है। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की शुरुआत मुंबई में हुई थी। प्रभा न्यूज़पेपर, तो प्रभा न्यूज़पेपर यह पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है। ठीक है, इनमें से 4 आपके सही हैं और एक क्या है, गलत है, आपको बताने हैं। आपके ऑप्शन है सहरिया ललितपुर, चेरो वाराणसी, बैगा सोनभद्र, खरवार गोरखपुर। तो कौन सा जोड़ा गलत है, ध्यान रखिएगा, गलत वाले आपको आंसर बताने हैं। ठीक है, द राइट आंसर इज खरवार गोरखपुर गलत है। बाकी देखते हैं, तो सहरिया ललितपुर ये बिल्कुल सही है, चेरो वाराणसी ये भी सही है, और बैगा सोनभद्र बिल्कुल सही है। गलत पूछा था तो गलत क्या हो जाएगा, खरवार गोरखपुर इज द राइट आंसर। खरवार जनजाति यह मुख्य रूप से सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी जिलों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे, तो सोनभद्र में, देवरिया में, बलिया में, गाजीपुर और वाराणसी जिलों में पाया जाता है। खरवार जनजाति गोरखपुर इसका मुख्य निवास स्थान नहीं है। ठीक है, गोरखपुर में इसका मुख्य निवास स्थान नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अन्य जनजाति की बात करें तो सहरिया जो है ललितपुर में और चेरो जो है वो वाराणसी और सोनभद्र में है। बैगा जनजाति, तो बैगा जनजाति सोनभद्र जिले में निवास करती है। तो ये रहे सारे जनजाति जो हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यों से संबंधित थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश।
आपको बताना है कि केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्था उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। आपके ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, नोएडा, प्रयागराज। तो केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। कहां पर है? लखनऊ में। ठीक है, किस जगह? लखनऊ इज द राइट आंसर। CISH यह संस्था लखनऊ के रहमान खेड़ा में स्थित है। किस जगह स्थित है? रहमान खेड़ा में स्थित है। इसका कार्य क्या है? ये मुख्य रूप से आम, अमरूद, पपीता और आंवला जैसे उपोष्ण कटिबंधीय फलों के अनुसंधान यानी रिसर्च के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के तहत स्थापित किया गया था। इसका फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा, बहुत बार ICAR का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसके तहत किसकी स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्था की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख कौन होता है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है उप विभागीय मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मंडलायुक्त डिविजनल कमिश्नर, या जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या तहसीलदार। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा मंडलायुक्त यानी डिविजनल कमिश्नर। द राइट आंसर इज मंडलायुक्त डिविजनल कमिश्नर। डिविजनल कमिश्नर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक विभाग का प्रमुख मंडलायुक्त होता है। मंडल उत्तर प्रदेश में कुल 18 प्रशासनिक मंडल हैं। कितने हैं? तो 18 हैं। DM वर्सेस कमिश्नर जो कि जिला मजिस्ट्रेट, DM एक जिले का प्रमुख होता है, जबकि मंडलायुक्त जो है के अधीन कई जिले आते हैं। ठीक है, DM जो है वो सिर्फ एक जिले से का प्रमुख होता है, जबकि जो मंडलायुक्त होते हैं वो कई जिले में आते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आप सभी के लिए एक लाइन है कि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो अपने संघर्ष में कोई भी कंजूसी मत करिए। ठीक है, एक ना एक दिन आपको जीत जरूर मिलेगी और अपनी शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए इस प्रैक्टिस सेट को आप लगाते रहिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड। What was the size of Uttar Pradesh government budget in the year 2025 and 2026? वर्ष 2025-26 के उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का आकार क्या था? आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश में 25-26 में इसका बजट का आकार क्या था? द राइट आंसर इज D इज द राइट आंसर। ठीक है, D इज द राइट आंसर। आइए उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में हम जान लेते हैं। तो बजट 2025-26 उत्तर प्रदेश का इस वर्ष का बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जिसका कुल आकार 8,08,736.08 लाख करोड़ रुपए है। इसका महत्व, इस बजट में बुनियादी ढांचे का विकास, धार्मिक पर्यटन और किसान कल्याण पर विशेष जोर दिया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो अब तक का क्या है? सबसे बड़ा बजट है। इसका महत्व क्या है? ये बुनियादी ढांचे के विकास और धार्मिक पर्यटन और किसान कल्याण पर विशेष जोर दिया जाएगा। ये याद रखिएगा। यहाँ पे शिक्षा को भी जोड़ दिया गया होता तो ज़्यादा बेहतर होता। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मच प्राइज मनी डिड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट टू ओलंपियंस और पैरा ओलंपियंस ऑफ पेरिस ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक्स 2024? उत्तर प्रदेश सरकार ने पेरिस ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स 2024 के ओलंपियंस और पैरा ओलंपियंस को कितनी पुरस्कार राशि वितरित की थी? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 15 करोड़, 10.50 करोड़, 22.70 करोड़ या 30 करोड़। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पेरिस ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स को कितने पुरस्कार राशि वितरित किया था? द राइट आंसर इज 22.70 करोड़। 22.70 करोड़। ओके, पुरस्कार राशि की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पेरिस 2024 खेलों में हिस्सा लेने वाले और पदक जीतने वाले राज्य खिलाड़ियों के लिए कुल 22.70 करोड़ रुपए का पुरस्कार वितरित किया। इसका उद्देश्य था यह कदम राज्य में खेल संस्कृतियों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया था। तो ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है, 22.70 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which district in Uttar Pradesh has the highest literacy rate 18.2%
12% एज पर सेंसस 2011। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर 80.12% सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा जिला है जो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितना अधिक है? 80.12% अधिक है। आपके ऑप्शन है कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले का साक्षरता दर अधिक है? द राइट आंसर इज गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर का साक्षरता दर कितना अधिक है? 80.12%। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार गौतम बुद्ध नगर में 80.12% साक्षरता दर के उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा साक्षर जिला बन गया है। अन्य जिलों की बात करें तो कानपुर नगर में 79.65% है और औरैया का स्थान आता है। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती। कौन सा जिला है? तो हो जाएगा श्रावस्ती जिला है, जहाँ पे सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। और सर्वाधिक की बात करेगा तो गौतम बुद्ध नगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, व्हाट इज द रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश अमंग इंडियन स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया? आपको बताना है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान क्या था? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, चौथा। क्या था? चौथा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्य में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या था? चौथा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के शीर्ष राज्य यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहला स्थान आता है राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है? सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे है मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पे है महाराष्ट्र और लास्ट चौथा बात करें तो चौथे पे है हमारा उत्तर प्रदेश। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल में लगभग 2,40,928 वर्ग किमी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किमी। भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो हमारा है भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% ही हमारा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। और कितने वर्ग किमी है ये भी याद रखिएगा कि 2,40,928 वर्ग किमी। और पूरे भारत में हमारे किस नंबर पे आता है? तो चौथे नंबर पे आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रॉम हिस्टोरिकल मूवमेंट हैज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एडॉप्टेड द ट्विन फिश एज इट्स स्टेट इम्बल? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह लिया था, मतलब अंगीकार किया था? आपको बताना है। आपने देखा होगा कि यूपी का जो हमारा लोगो है उसमें फिश बनी होती है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि वो जो जुड़वा फिश बनी हुई हैं वो कहाँ से, वो चिन्ह जो है वो किस जगह से लिया गया है? आपके ऑप्शन है बुलंद दरवाजा, रूमी दरवाजा या लखी दरवाजा या दिल्ली गेट। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का चिन्ह अंगीकार किया है रूमी दरवाजा से। किस जगह से? रूमी दरवाजा से। बी इज द राइट आंसर। बाकी राज्य के चिन्हों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह, उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक चिन्ह यानी जो लोगो है वो लखनऊ के ऐतिहासिक रूमी दरवाजे से प्रेरित है। बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा आपका कि रूमी दरवाजा किस राज्य में है, तो आप याद रखिएगा कि रूमी दरवाजा कहाँ पर है? वो है लखनऊ में। और यहीं से हमारे उत्तर प्रदेश का लोगो मतलब लिया गया है, जिसमें दो मछलियों का जोड़ा दर्शाया गया है। ठीक है, रूमी दरवाजा ये लखनऊ के पुराने शहर में नवाब असफ उद दौला द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बना था? तो नवाब असफ उद दौला द्वारा लखनऊ में रूमी दरवाजा बनाया गया था। बहुत बार प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं, तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। प्रतीक की बात करें तो मछलियाँ अवध के नवाबों की प्रतीक थी, जबकि धनुष बाण भगवान राम और हिंदू संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे उत्तर प्रदेश का लोगों में आपने ध्यान से देखा होगा कि उसमें दो मछलियां हैं, मतलब मछलियों का जोड़ा है, और एक धनुष है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भगवान राम और हिंदू की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। आई होप आपने सब समझ लिया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि मैच द फॉलोइंग का है। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहर में उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं? एक तरफ आपकी नदी दी गई है और एक तरफ शहर दिया गया है उत्तर प्रदेश का, और आपको बताना है कि कौन सी नदी उन शहर से मिली जुड़ी हुई है। ठीक है, आपके दिए गए हैं ऑप्शन, आप ध्यान से देखिए और मैच करिए।
गंगा नदी, राप्ती नदी, गोमती नदी, सई नदी। और आपके प्रदेश का नाम दिया गया है जौनपुर, बिठूर, प्रतापगढ़ और गोरखपुर। ये सारे उत्तर प्रदेश के स्थान हैं, जिले हैं, जिन्हें आपको बताना है कि कौन सी नदी के पास है। और राप्ती नदी, तो राप्ती नदी आपका है गोरखपुर। कहाँ पे है? तो गोरखपुर। और बात करते हैं गोमती, तो गोमती है आपका जौनपुर। और सही है आपका प्रतापगढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गंगा नदी बिठूर कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। राप्ती नदी, तो ये राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। और गोमती नदी, तो गोमती नदी जौनपुर और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और सई नदी की बात करें तो ये प्रतापगढ़ जिले सई नदी के तट पर बसा हुआ है। ये भी सारी बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द नवाबगंज बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है बरेली जिला, बदायूं जिला, उन्नाव जिला या बाराबंकी जिला। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है आपको बताने हैं। द राइट आंसर इज उन्नाव जिला। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव जिले में स्थित है। और ये कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य यह उन्नाव जिले में लखनऊ कानपुर हाईवे के पास स्थित है। नया नाम है इसका, जो कि वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य। क्या नाम है वर्तमान में? तो शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया है इसका नया नाम। इसका नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का नया नाम क्या है? तो चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराने और महत्वपूर्ण पक्षी विहारों में से ये एक है। किस जगह पे है? तो उन्नाव जिले में। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है ये। आपको यहाँ पे मैच कराने हैं। आपको एक तरफ बर्ड सेंचुरीज दी गई हैं और दूसरी तरफ आपकी लिस्ट में है क्या? डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये सारे उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। और आपको पक्षी विहार इधर दिया गया है। आपको बताना है कि नवाबगंज पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार। और आपके डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं गोंडा, उन्नाव, गाजियाबाद या रायबरेली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए मैच करा लेते हैं। तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? तो ये उन्नाव में है। अभी हमने पढ़ा है इसको लास्ट क्वेश्चन में। फिर बात करते हैं ओखला पक्षी विहार, तो ओखला पक्षी विहार है गाजियाबाद में। समसपुर पक्षी विहार ये है आपका रायबरेली में। और पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये है गोंडा में। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो कि आपके उत्तर प्रदेश राज्य से रिलेटेड थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स में उत्तर प्रदेश का प्रश्नों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसीलिए आज की हम लोगों ने इस क्लास की शुरुआत में हम लोग यूपी स्पेशल सर्च किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब ने सभी प्रश्नों के उत्तर और इससे रिलेटेड जो मैंने फैक्ट बताए हैं अच्छे से समझा होगा और सीख लिया होगा। तो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स के एग्जाम के लिए ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सीधे आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो इन सारे प्रश्नों का रिवीजन आप करते रहिए और अपने हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स के पोस्ट पाने के लक्ष्य को आप हासिल कीजिए। आपकी सफलता बहुत जल्द आपके कदमों में होने वाली है। बस थोड़ी मेहनत और संघर्ष करने की आपको ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।